दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस वक्त मैं राजगीर में हूं और यहीं से आपको बिहार का आज का चुनावी अपडेट मैं देने जा रही हूं। वैसे तो इस वक्त बिहार में छठ का ब्रेक चल रहा है, जो कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म हो जाएगा और एक बार फिर बिहार में चुनावी शोर उठेगा, जिसकी आज कमी दिखाई दी। कल का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि कल महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। तेजस्वी यादव की एक तरफा घोषणाओं के बाद इस घोषणा पत्र में बहुत कुछ सस्पेंस अब बचा नहीं है। इससे बड़ी खबर यह है कि जब महागठबंधन को घोषणा पत्र जारी करना है तब राहुल गांधी उस समय मौजूद नहीं होंगे। अब तो खुद कांग्रेसी भी नहीं समझ पा रहे कि इतनी देर तक प्रचार से दूर रहना और अब घोषणा पत्र के ऐलान के मौके से भी दूर रहना, आखिर राहुल गांधी की ये कौन सी स्ट्रैटेजी रणनीति है? बिहार के चुनाव प्रचार से राहुल गांधी के अब तक एब्सेंट दिखने की पूरी इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट में देखिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाइक एक ही दिशा में चल रही थी, लेकिन क्या अब दोनों की चुनावी बाइकें अलग अलग रास्ते पर दौड़ रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार चुनाव प्रचार के मैदान में राहुल गांधी की अब्सेंट पर अब्सेंट लग रही है और तेजस्वी यादव एक एक दिन में 4-4 रैलियां कर रही हैं। और तो और खबर है कि मंगलवार को महागठबंधन के घोषणा पत्र कार्यक्रम में भी राहुल गांधी नहीं रहेंगे। एक दो दिन में फेंट ले रहे सारे, चिंता करने की बात नहीं। किसी भी गठबंधन के लिए घोषणा पत्र जारी करना एकजुटता दिखाने का सबसे बड़ा मौका होता है, तो फिर राहुल गांधी इस मौके को क्यों गंवा रही हैं? क्योंकि आप देखिए कि 29 अक्टूबर को तो राहुल गांधी बिहार चुनाव मैदान में उतरने ही वाले हैं। 29 अक्टूबर को वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियां करेंगे। खबर है कि इन रैलियों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर नजर आएंगे। तो क्या राहुल गांधी एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी करने बिहार नहीं जा सकते, या फिर वो आना ही नहीं चाहते? प्रभु अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे, और हफ्ता भर नहीं आएंगे तो चुनाव ही खत्म होने पे आ जाएगा। कम से कम देर सवेर ही सही अब आ जाना चाहिए इन लोगों को। ये लोग एक साथ एक मंच पर आए ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री एक बार आके जा चुके हैं, पुनः आने की उनकी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब महागठबंधन भी आ जाए। बचा कुचा जो भी है उसको ये लोग कर लें एक साथ। चर्चा तो ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस तो कांग्रेस ने कबूल कर लिया, लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से पहले ही बड़े बड़े चुनावी वादे कर डाले हैं, उसके बाद राहुल गांधी महागठबंधन के घोषणा पत्र को जारी करके क्या ही हासिल कर लेंगे? तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उस सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री में हो रही देरी की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि महागठबंधन के दलों के बीच ही 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की नौबत आ गई है। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के खिलाफ ही महागठबंधन के दूसरे दलों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इनमें से 5 सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस कैंडिडेट ही आमने सामने हैं। राहुल चाहते हैं कि उनके चुनाव प्रचार में उतरने से पहले फ्रेंडली फाइट का मामला सुलझ जाए, जिसके लिए उन्होंने अशोक गहलोत को बिहार भेजा है। तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता अपने बातचीत कर रहे हैं आपस में, और एक दो दिन में फेंट ले रहे सारे, चिंता करने की बात नहीं। अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि एक दो दिन में फ्रेंडली फाइट का मामला सुलझा लिया जाएगा, और ये भी कह रहे हैं कि टिकट को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा भी उतर जाएगा।
यानी कांग्रेस में खुद ही कलह चल रही है, जिसे खत्म करने के बाद ही राहुल गांधी बिहार में एंट्री करेंगे। टिकट नहीं मिलता, स्वामी गुस्सा आ जाता है। हम ऐसे वक्त में सही में रखें, पार्टी का इंटरेस्ट सर्वोपरि रखें। छठ पूजा का जो हमारा महान पर्व है, ये समाप्त हुआ नहीं और दौरे शुरू हुए नहीं। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, दौरे होंगे, शानदार रेस्पॉन्स, शानदार है पब्लिक का। अब राहुल गांधी बिहार चुनाव के मैदान में उतर भी जाए तो भी सवाल उठने तय हैं, बल्कि बीजेपी ने तो सवाल उठाने शुरू भी कर दिए हैं, जो कह रही है कि कांग्रेस तो पूरी तरह से आरजेडी की कृपा पात्र बनकर रह गई है। महागठबंधन में आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही है, तो कांग्रेस उससे आधी से भी कम सिर्फ 69 सीटों पर लड़ रही है। इतना ही नहीं, सिर्फ 15 सीटों पर लड़ने वाली वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री फेस बन गए हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस साथ नहीं है, शायद इसलिए कि कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी जो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं वो सारी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घोषणाएं हैं। भाई तेजस्वी को बताना पड़ेगा ना कि जो घोषणा कर रहे हैं नौकरी की, इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे, वो 17 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। और ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? फ्रेंडली फाइट का मतलब होता है कि आपके उम्मीदवार को हराना। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या कमाल दिखाएंगे, खुद पर लग रहे आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगे। वैसे राजनीति चीज ही ऐसी है कि दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना देती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को ही देख लें। पिछले चुनाव में दोनों के बीच जबरदस्त रस्साकशी थी, लेकिन इस बार पूरी पिक्चर चेंज हो चुकी है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, तो नीतीश भी चिराग के घर जाकर छठ की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब ये छठ का इफेक्ट है या फिर चुनाव का? मोदी के हनुमान आखिर क्यों नीतीश कुमार के इतने भक्त बन रहे हैं? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है? नीतीश के गुणगान इतनी ज्यादा आखिर चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं और इससे क्या पड़ेगा असर, उसको बताती हुई अब जनहित की अगली स्टोरी। घर के दरवाजे पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। दर्शन करने के लिए चलिए आए। नीतीश कुमार के आगमन से अभिभूत चिराग पासवान उनके पैर छूते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए नीतीश कुमार की चिराग पासवान खुद अगुवाई करते हैं। हाँ सर, बस सबको बुलाते हैं। चिराग पासवान की फैमिली के साथ नीतीश कुमार फोटो सेशन करवाते हैं। लेकिन ये तो इस बार के बिहार विधानसभा का सीन है, जिसमें चिराग पासवान झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने शोले वाले डायलॉग मार रहे थे। ना झुकूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आजमा लीजिए मुख्यमंत्री जी। चिराग पासवान सीना तान के आपके सामने खड़ा है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान पुष्पा राज बने हुए थे। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग ने नीतीश कुमार को हराने के लिए एनडीए तक से नाता तोड़ लिया था और 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू जिन 115 सीटों पर लड़ी थी, उन सभी पर चिराग ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। एलजेपी ने इतने वोट काटे कि नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। तब चिराग पासवान चुनावी रैलियों में कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को जेल में ठूंस देंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोकसभा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। अब देखिए चिराग पासवान ने कैसे पलटी मारी। जिसे पिछले चुनाव में जेल का मेहमान बनाने की बात कर रहे थे, उसे ही अब अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं।
इसकी वजह भी समझ लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर लड़कर एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, लेकिन एक सीट जीतने वाली एलजेपी को इस बार 29 सीटें मिल गई हैं। तभी से चिराग पासवान की ज्वाला शांत हो गई है। नीतीश पर फायर रहने वाले चिराग अब फ्लावर हो गए हैं। उनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। जो कहते थे झुकेगा नहीं साला, वो अब झुक झुक कर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, हंस हंस कर बात कर रहे हैं। आप देखिए तो राजनीति की आग में तपकर चिराग पासवान 5 साल में ही कितने परिपक्व हो गए हैं। भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? यादव पूछ रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा। राजनीति का मिजाज भी गजब होता है। एक वक्त था जब चिराग पासवान नीतीश कुमार का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, और अब छठ के मौके पर नीतीश कुमार के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। इसे छठ की छटा ही कह लीजिए या चुनाव का जादू, यही तो राजनीति का दस्तूर है। सबको बुलाते जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपको आर्टिफिशियल कांड दिखाते हैं जो तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। एक कांड तो खुद उन्हें का किया धरा है कि केंद्र के वक्फ कानून को बिहार की सत्ता पाकर कूड़े में फेंक देंगे, जबकि ये काम संवैधानिक रूप से आर्टिफिशियल ही है। उन्हें इस पर घेरा जा रहा है। दूसरा यही कांड तेजस्वी के साथ हुआ है कि अगर वो सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या सच में तेजस्वी ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए। सत्ता में आए तो वक्फ बिल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बयान कल कटिहार के चुनावी मंच पर दिया था, लेकिन तेजस्वी का इरादा क्या अंबेडकर के संविधान को भी बदल देने का है? हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। और तेजस्वी का इरादा सीएम बनते ही क्या आरक्षण को भी खत्म करने का है? हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। खगड़िया के परबता में तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने ये 2 बड़े ऐलान किए, तो जिसने भी ये वीडियो देखा वो चकरा गया कि ये तेजस्वी का कौन सा नया एजेंडा है भाई। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे। कल तक तो शोर मचाते थे कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण भी खत्म कर देगी, और अब खुद यही करने जा रहे हैं। खगड़िया के इस वीडियो में जब शिवचंद्र राम तूफानी ऐलान कर रहे थे तो तेजस्वी और मुकेश सहनी मंच पर थे। इस वीडियो में किसी ने उन्हें शिवचंद्र राम को टोकते या रोकते हुए भी नहीं देखा। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे, और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। ये भाषण सुनकर सवाल उठे कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का ऐलान क्या जल्द ही तेजस्वी के मुंह से भी होने वाला है? क्योंकि खगड़िया की रैली में आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने तेजस्वी को वक्फ बिल फाड़ने वाला ऐलान याद दिलाया था, तो 24 घंटे के भीतर तेजस्वी यादव ने भी इसे दोहराया था कि वो बात पर कायम है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का
जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। लेकिन आरजेडी के मुंह से संविधान और आरक्षण को खत्म कर देने की बात बिहार वालों के लिए नहीं थी। तेजस्वी के मंच से शिवचंद्र राम के बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर साझा किया। बिहार राजद से सचेत और सावधान रहे। ये लोग 15 साल के अपने शासन में दलितों, महिलाओं, अति पिछड़ों को नगर निकाय हो या पंचायत चुनाव, इनमें आरक्षण नहीं दिए। 2005 में एनडीए सरकार आने के बाद पहली बार आरक्षण दिया गया। आज कोई भी दलित, महिला और अति पिछड़ा मेयर, चेयरमैन और मुखिया बन रहा है। अब आने के बाद हटाने की भी तैयारी में लग सकते हैं। सम्राट ने आग्रह किया, एक तरह से कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए आरजेडी और महागठबंधन वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सम्राट के नैरेटिव चलाने भर की देरी थी कि उनकी एक्स टाइमलाइन पर एक और वीडियो आने लगा। ये वीडियो भी शिवचंद्र राम का था और उसी मंच का था जिस पर तेजस्वी और मुकेश सहनी बैठे हुए थे। लेकिन इसमें संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात नहीं थी, बल्कि वो बोल रहे थे कि लालू और तेजस्वी ही इन्हें बचाएंगे। संविधान बचाना है भारतीय जनता पार्टी वाला। आप बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है। हम मर मिट्टा कबूल करेंगे, संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। संविधान पर उंगली उठाया तो तेरे आरती से तेरा कफन छीन लेंगे। इसकी बात शिवचंद्र राम किया है। और शिवचंद्र राम का ये वाला बयान सामने लाकर आरजेडी समर्थकों ने सम्राट चौधरी पर चढ़ाई शुरू कर दी। उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करे, कामयाब नहीं होगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने वाले बयान सम्राट चौधरी तक कैसे पहुंचे। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव प्रचार के लिए अपनी एआई गाइडलाइन जारी की है। उसमें साफ निर्देश है कि चुनाव प्रचार में एआई के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। झूठी चुनाव सामग्री मिलने पर 3 घंटे में हटानी होगी। फोटो वीडियो पर एआई या डिजिटली जनरेटेड लिखना होगा। हालांकि खबर लिखे जाने तक सम्राट चौधरी ने ये वीडियो और कमेंट हटाया नहीं था। शिकायत की भी खबर नहीं है। लेकिन तेजस्वी के वक्फ बिल को फाड़ने वाले बयान पर एजेंडे की राजनीति आज भी जारी रही। आज भी कई बयान आए कि तेजस्वी ने वक्फ बिल फाड़ने की बात सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए कही है, जो अपनी बिरादरी का डिप्टी सीएम कैंडिडेट न घोषित करने पर मन बदल रहा है। राजद का ये दोहरा चरित्र सामने आना जरूरी है। आपने इनको मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, लंबे समय तक इनके नाम पे आपने राजनीति की। एक बिल जो कि केंद्र से पारित है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के सांसदों की भूमिका है। आपके तो गिनती के 3-4 सांसद जो है वो, तो क्या आप उनके दम पे आप इस बिल को आप फाड़ दीजिएगा? मतलब यू डोंट इवन नो द प्रोटोकॉल्स इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, और आप ऐसी बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है कि राजद को इस बार 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो जनता कूड़ेदान में फेंकेगी राजद को। अपने वोटरों को मनाने के लिए जानबूझकर वक्फ का मुद्दा चुनाव में वो लाना चाहते। जेपीसी बना और जेपीसी में सब लोगों ने सुझाव दिया और उसके बाद उसको रिकमेंडेशन के साथ इसको पास किया गया। तो कानून है, वो सब पे लागू होता है। तो इस तरह कोई कानून यहाँ फेंक देंगे, वो कर देंगे। और वो पर्पस तो यही था ना वक्फ का, कि वो दान के लिए दिया गया, उस समुदाय के इंटरेस्ट में काम। तो सही, इसमें गलत क्या है? वो मौका उनको आएगा नहीं जो कानून को फेंक देंगे। उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। तेजस्वी के वक्फ बिल फाड़ने वाले बयान का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन किया था। आज आरजेडी ने कहा कि एनडीए कितनी ही कोशिश कर ले, मुस्लिम साथ नहीं छोड़ेंगे। जनता पार्टी के इशारे पर जो एजेंडे की राजनीति करते हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो हर घर नौकरी और रोजगार मिलेगा। आरजेडी ने फिर कहा कि तेजस्वी की सरकार बनने के बाद कई डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एडवांस घोषणा न करने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का डिप्टी सीएम नहीं होगा। अगली खबर से पहले मेरे आपके लिए 2 सवाल हैं। आपको बस मन में इसका जवाब देना है।
तो आप बताइए, दिवाली और छठ से पहले घर की साफ सफाई, शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं? और मेरा दूसरा सवाल है कि परीक्षा में कॉपी चेकिंग के बाद नंबरों को क्रॉस चेक करना चाहिए या नहीं? अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ हैं, तो फिर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को करेक्ट करना आखिर गलत कैसे हो गया? चुनाव आयोग ने आज देश के 12 राज्यों में भी SIR का ऐलान कर दिया है और विपक्ष ने एक बार फिर कॉपी चेकिंग से पहले शोर मचा दिया। बिहार में विपक्ष ने 2 महीने शोर किया कि वोटर लिस्ट का रिवीजन सिर्फ ड्रामा है, एक साजिश है, सीधे सीधे वोटों की चोरी है। चुनाव आयोग भी पूरी ताकत से बोला कि ये वोटों की चोरी नहीं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। फर्जी वोटर हटाना उसकी ड्यूटी है। और बिहार की राजनीति को भरपूर गरमाने के बाद स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी वोट शुद्धिकरण का ये मुद्दा अब चल पड़ा है देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। वहां की भी सियासत गरमाई। सारे राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन चुनाव आयोग ने इसी के साथ पूरा शेड्यूल पेश कर दिया। सबसे पहले वो 12 राज्य और यूटी देखे जहां पर ये वोट शुद्धिकरण होना है। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है जहां 2026 में चुनाव है। इसके बाद यूपी जहां सबसे ज्यादा यानी 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जहां 27 में चुनाव है। 2027 में ही गुजरात और गोवा में भी इलेक्शन है और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है जहां 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी SIR की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। जो प्री एन्यूमरेशन फेज है जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले SIR से ECI नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है और ट्रेनिंग जो BLOs की है, EROs की है और DOs की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल IDM में कर चुके हैं, बट एक BLO, ERO और DO की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। वोट शुद्धिकरण का ये दूसरा चरण पूरे 103 दिन तक चलेगा। इसमें 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटर दायरे में आएंगे। देश की 35% आबादी को जांचा परखा जाएगा कि वोट का अधिकार उन्हें है या फिर नहीं। कल 28 अक्टूबर से BLO, ERO की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना की जाएगी। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक आपत्तियां, दावे लिए जाएंगे। सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक होगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट रिवीजन 21 साल से नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष ने आज से ही सवालों की झड़ी लगा दी है, नियत पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की है। अभी तक बिहार की SIR के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के SIR को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के SIR से बड़ी स्पष्ट हो गई। विपक्ष पूछ रहा है कि चुनाव आयोग पहले ये बताए कि बिहार में कितने घुसपैठियों को उसने पकड़ा। आयोग कह रहा है कि किसी गलत वोटर को उसने न बिहार में मौका दिया न देश में देगा। और अब बात बिहार चुनाव में होने जा रही 2 बाहुबलियों के टक्कर की। छठी बार चुनाव मैदान में उतरे अनंत सिंह फुल कॉन्फिडेंट हैं कि मोकामा में बाजी वही मारेंगे, लेकिन उनके मुकाबले में अपनी पत्नी को लड़ा रहे दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह का दावा है कि मोकामा के मल्ल युद्ध में इस बार सीन पूरी तरह से बदल जाएगा। पटना का मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार चुनाव की वो सीट जिस पर हो रही 2 प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों की भिड़ंत।
बिहार की इस भूमिहार बहुल विधानसभा सीट पर एक तरफ है छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह, तो दूसरी तरफ है सूरजभान सिंह। लंबे समय से मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह का दबदबा कायम है, लेकिन इस बार मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए आरजेडी ने बिहार के एक और दबंग सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतार दिया है। इसी के चलते पूरे बिहार की नजर इस सीट पर टिकी हुई है कि मोकामा में क्या एक बार फिर अनंत सिंह जीत का छक्का लगाएंगे या इस बार सूरजभान मोकामा में अनंत राज का अंत कर देंगे, जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार मोकामा में उनकी जीत और बिहार में आरजेडी की वापसी तय है। मोकामा क्या, मोकामा 243 में अलग है तो 243 पूर्ण बिहार की जनता पलट रही है। वजह क्या है? वजह अनेक तरह का वजह है। जज बन के कीजिए, अगर ये आप पहले ब्लॉक बाय ब्लॉक चले जाइए, अगर सही काम अगर हो रहा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अनंत सिंह अपने धुर विरोधी सूरजभान के इन दावों पर बेपरवाह हैं। कह रहे हैं कि ये लड़ाई 30 बरस से चली आ रही है और इस लड़ाई में एक बार फिर जीत उन्हीं की होगी। लेकिन मुकाबला इस बार जो है कड़ा मान रहे हैं क्या सूरजभान जी की? इस बार पिछली बार जो है उपचुनाव अनंत जी जो है वो 30 साल से बस लड़ रहे हैं। आज कोई नया नहीं लड़ रहे हैं। कभी भाई लड़ता, कभी पत्नी लड़ता, कभी दोस्त को लड़ाते हैं, कोई कुटुंब को लड़ाते हैं, लेकिन वो हमारे से लड़ते आए हैं, बंद नहीं कभी हुए हैं। कोई नया चीज नहीं आया है विदेश से, क्या नया चीज कुछ आ गए हैं लड़ने के लिए, वो बात नहीं है। अब अनंत सिंह के इस आत्मविश्वास की वजह भी जान लीजिए। दरअसल अनंत सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। 2005 में 2 बार इस सीट पर हुए 2 चुनाव के अलावा 2010, 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा से जीत दर्ज की थी। लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में सजा के चलते जब अनंत सिंह को सीट छोड़नी पड़ी तो 2022 में हुए उपचुनाव में उन्होंने पत्नी नीलम देवी को चुनाव जिताकर मोकामा में अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखा। लेकिन वापसी के बाद अनंत सिंह इस बार खुद चुनाव मैदान में हैं। जेल से निकल के आया है, आपको अपनी विधायक, आपकी पत्नी जो उस समय विधायक है मौजूदा, उनका कामकाज भी सही नहीं लग रहा था, फिर आप जनता के बीच में खुद आ गए। वो लड़ने के लिए पहले तो कोई आदमी नहीं था तो लड़ाए। बाल बच्चा है घर में, ढेर सारी काम धाम करे पड़ता है, तो जनता को उतना हमारे नज़र से कर नहीं पाया। हमें जनता में लगल रहते हैं, वो पर बालों बच्चा में लगल रहता था। इस बार भूमिहार जाति से आने वाले कद्दावर नेता और बाहुबली सूरजभान अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लेकर आए हैं। मोकामा में अनंत सिंह की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं, जिनका कहना है कि अनंत सिंह जो कह रही हैं, कहने दो, फैसला 14 नवंबर को होगा। अनंत सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं कोई मुकाबले में है ही नहीं। हम तो हारे ही आज तक चुनाव ने। मोकामा की जनता ये तय करके बताएगी और इसकी जवाब से 14 तारीख को पूछिएगा तो हम बता देंगे। दरअसल सूरजभान सिंह भले ही लंबे समय तक हाशिए पर रहे, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में अब सूरजभान की धमक कायम है। साल 2000 में मोकामा से सूरजभान निर्दलीय चुनाव जीते थे। तब उन्होंने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को पटखनी दी थी। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने एलजेपी से लोकसभा चुनाव जीता। 2014 में सूरजभान ने पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा सीट और 2019 में भाई चंदन सिंह को नवादा सीट से संसद भेजा। लेकिन अब देखना है कि बिहार चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार 2 बाहुबलियों की टक्कर में बाजी कौन मारेगा, अनंत सिंह या फिर सूरजभान। हालांकि बदले हुए माहौल में बिहार के ये दोनों दिग्गज अब खुद को बाहुबली कहे जाने से परहेज करने लगे हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है, भोजपुरी अंदाज में स्टार वॉर भी तेज होती जा रही है। नचनिया वाले बयान पर जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसमें अब बीजेपी की 5 बार की सांसद हेमा मालिनी का नाम भी घसीट लिया गया है। छोटे भैया और बड़े भैया के बीच शब्दभेदी बाण चल रहे हैं। सवाल उठता है कि चुनावों में जुबान को धार देने के लिए आखिर हेमा मालिनी का कब तक नाम खींचा जाता रहेगा। ये कहानी करीब 2 दशक से चली आ रही है।
हेमा मालिनी जी क्या है? सीता है, माँ सीता नहीं ना है। सीता मैया से तुलना करके आप सीता माता के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उनको जाके भी नचनिया बोलिए। नचनिया शब्द जब से बिहार के चुनावी माहौल में जुबानी जंग का हिस्सा बना है, तब से बीजेपी सांसद रवि किशन और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच शब्द भेदी बाण चलना और तेज हो गए हैं। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि 20 साल बाद एक बार फिर ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी का नाम बिहार की सियासत में एंट्री ले चुका है। समाजवादी पार्टी के बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक ओम प्रकाश सिंह ने हेमा मालिनी का नाम लेकर विवादित बयान दिया है। खेसारी लाल यादव का बचाव करते करते उन्होंने सीधे हेमा मालिनी को ही घेर लिया। कलाकार को कोई नचनिया कह दे, इनके पास भी 3-4 ठे हैं। हेमा मालिनी जी क्या है? सीता है, माँ सीता नहीं ना है। आपको बता दें कि 26 साल से राजनीति में सक्रिय हेमा मालिनी बीजेपी की मथुरा से सांसद हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीते थे, जबकि 2 बार राज्यसभा से भी सांसद रही हैं। सन 2000 में हेमा मालिनी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में हेमा मालिनी का बिहार चुनाव के दौरान नाम उछालना बीजेपी को नागवार गुजरा है। साथ ही बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान भी बताया है। पार्टी के नेता को आखिरकार हो क्या गया है? ये जानबूझ करके क्यों कभी भगवान राम से तुलना करना, कभी मैया सीता से तुलना करना, वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बार बार चेष्टा क्यों करते हैं? इस चेष्टा का आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। उम्मीदवार नहीं बचा और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया। पहले से अभी सरकार में फिर से गए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने के उन्हीं का पार्टी काम किया है। बिहार में बात नचनिया शब्द से शुरू हुई थी, लेकिन हेमा मालिनी के नाम तक बात जा पहुंची। वैसे हेमा मालिनी का नाम बिहार की राजनीति में कोई पहली बार नहीं लिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव साल 2005 में कह चुके हैं कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी बना देंगे। हालांकि एक टीवी इंटरव्यू में वो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उनके दावे के मुताबिक उन्होंने कहा था कि देवी जी, मैंने आपको नजदीक से देखा नहीं है, आपका चेहरा ऊबड़ है कि खाबड़ है नहीं बता सकता। मुद्दा वैसे भी अभी हेमा मालिनी का चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत में नाचने गाने को लेकर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, उससे सियासी पिक्चर और दिलचस्प हो गई है। नाचते तो अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उनको जाके भी नचनिया बोलिए। तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, ये सब क्या है? ये लोग ठुमका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कंगना रनौत क्या नहीं करती है? इस पर लोग प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करते? और एक जब बारबाला के साथ क्या कर थोड़ा सा ठुमका लगा दिया, इस पर इशू बना देते हैं लोग। जाहिर है बीजेपी भी मनोज तिवारी और रवि किशन पर दिए गए बयान पर जवाबी हमला करेगी। बिहार में इस वक्त आप कहीं भी चले जाइए, शहर से लेकर गांव तक, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई उम्मीदवार पब्लिक के बीच वोट मांगता हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन इनमें से कई अधूरी तैयारी के साथ भी जा रहे हैं, यानी वोट मांगने तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अपने पिछले वायदों और कामों का हिसाब लेकर नहीं जा रहे। इसीलिए लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर पूछ रहे हैं और नेताजी बोलने में असमर्थ। कोई जनता की मान मनुहार कर रहा है, कोई लोगों के बीच हाथ जोड़े घूम रहा है। बिहार में बह रहे चुनावी बयार में इस वक्त हर शहर, हर गांव में ऐसी ही तस्वीर आम है। जनता से वोट रूपी प्रसाद हासिल करने के लिए तमाम पार्टियों के उम्मीदवार गली मोहल्ले में मारे मारे फिर रही हैं। जिन्हें दोबारा मौका मिला है वो कह रही हैं, अब की बार कोई कमी नहीं रह जाएगी, बस एक बार फिर से जिताओ। जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं वो कह रही हैं, एक बार हम पर भरोसा जताकर तो देखिए। लेकिन उम्मीदवार नया हो या पुराना, जनता सब कहने लगी है कि पहले अपना काम बताओ, फिर वोट मांगने आओ। ऐसा ही कुछ कैमूर में हुआ,
जहां मोहनिया से बीजेपी प्रत्याशी संगीता कुमारी वोट मांगने के लिए गांव में पहुंची, तो गांव वालों ने संगीता कुमारी का विरोध करते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। और तुम दोनों तो फिर आगे वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम वीडियो कहां बना? वोट मांगने के लिए आया है, वोट दो या नहीं तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? 2020 में संगीता कुमारी आरजेडी की विधायक चुनी गई थी। लोगों का आरोप था कि जीत के बाद उन्होंने ना तो कोई काम किया, ना ही 5 साल में कभी क्षेत्र का हाल जाना, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर वो दोबारा वोट मांगने आ गए। ये गयाजी जिले से टिकारी विधायक और हम उम्मीदवार अनिल कुमार हैं। दोबारा विधानसभा जाने के लिए विधायक जी क्षेत्र में जनसंपर्क करने लग गए, तो लोगों ने उन्हें रोककर कह दिया कि चमचों ने उनकी साख पर बट्टा लगा दिया है, क्योंकि इलाके में ना तो कोई विकास कार्य हुआ है, ना ही लोगों की समस्याएं सुलझाई गई है। जिसको हम लोग चमचे बोलते हैं, वो इनका बहुत खराब कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं। इस से कोई वोट नहीं। रोहतास के नोखा से जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी को लोगों ने उनके सामने ही साफ साफ कह दिया कि अब की बार वोट नहीं मिलेगा। हमनी के वोट इस बार नहीं खेलेंगे। जेडीयू प्रत्याशी से नाराजगी की वजह थी इलाके में जल जमाव और पानी निकासी की समस्या, लेकिन गलती मानने की बजाय नागेंद्र चंद्रवंशी लोगों को कहते दिखे कि अभी विधायक नहीं बल्कि उम्मीदवार की हैसियत से उनके बीच में आए हैं। हमार काम आग्रह विनती करे जनता के ही ऐसे ही गुस्से का सामना हायाघाट से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र साहा को भी करना पड़ा। नेताजी लाव लश्कर लेकर प्रचार के लिए गांव में पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार कुछ बोलते उसके पहले ही पब्लिक ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट रामचंद्र साहा से धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसको देखते हुए सुरक्षाकर्मी नेताजी को भीड़ से बचाते हुए वापस लेकर चले गए। नेता के खिलाफ गुस्से की ये तस्वीरें सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र की हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनिल राम लोगों के बीच वोट मांगने पहुंचे थे। इसी बीच काले झंडे लेकर पहुंची भीड़ ने अनिल राम का विरोध शुरू कर दिया। लोग इस बात से नाराज थे कि 5 साल से विधायक जी ने ना तो क्षेत्र की सुध ली, ना ही कोई विकास का काम किया। जनता के वोट से विधानसभा पहुंचना और फिर लोगों को भूलना, ये अब ज्यादातर नेताओं की आदत सी बन गई है। लेकिन अब की बार जनप्रतिनिधियों को लेकर पब्लिक के बीच पनप रहा ये गुस्सा बिहार में कई प्रत्याशियों की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। बात ऐसी मिसाइल की जिसे पुतिन की सेना ने जैसे ही तैयार किया, दुनिया के कई देश और पुतिन के दुश्मन घबरा गए। न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली दुनिया की पहली और इकलौती मिसाइल पुतिन की सेना ने तैयार कर ली है। यह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ऐसे में सबसे ज्यादा तनाव में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी मिसाइल उनके पास भी नहीं है। इसीलिए ट्रंप पुतिन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की गुहार लगा रहे हैं। अनलिमिटेड रेंज, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, महज ये 2 शब्द नहीं है, बल्कि खासियत है पुतिन के उस हथियार की जिसे दुनिया का कोई भी देश भेद नहीं सकता, इसे तबाह नहीं कर सकता। रूस की यही न्यूक्लियर पावर मिसाइल अपने दुश्मनों को घुटनों के बल आने के लिए मजबूर कर देगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 4 साल बीत चुके हैं। करीब करीब पूरी दुनिया एक तरफ और पुतिन अकेले ही मोर्चा संभाले हुए नाटो और अमेरिका तक को कड़ी टक्कर दे रही है। पुतिन की सेना ने
हथियारों के इतिहास में दुनिया का अब तक का सबसे घातक हथियार तैयार कर लिया है। रूस ने दुनिया को पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्त में 9M739 का सफल परीक्षण किया है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि इस मिसाइल के सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। उनका दावा है कि इससे ताकतवर हथियार किसी के पास नहीं है। В очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России, стратегические силы, способные обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и союзного государства в полном объеме. И мы уже тоже говорили об этом. Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам в военном мире. रूसी सेना के चीफ वैलेरी गेरेसिमोव ने दावा किया है कि 21 अक्टूबर को हुए टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। खास बात यह है कि 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल इससे आगे भी हमला कर सकती है। जैसे ही इस मिसाइल के बारे में पुतिन ने बयान दिया, हड़बड़ाहट के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बयान देने सामने आना पड़ा। ट्रंप के बयान के मुताबिक पुतिन को परमाणु मिसाइल टेस्टिंग करने के बजाय यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहिए। जो युद्ध सिर्फ एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, उसे शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं। पुतिन अच्छे से जानते हैं कि ट्रंप जिस तरह से रणनीति अपना रहे हैं, उससे वो किसी का भला नहीं सोचते। इसीलिए रूस ने भी साफ कर दिया है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देश ही सर्वोपरि है। अब आपको बता दें ये मिसाइल काम कैसे करती है। इस मिसाइल में एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है जो हवा को बहुत गर्म करके बाहर निकालता है और उसी से मिसाइल को गति मिलती है। इसीलिए बहुत ज्यादा देर तक उड़ सकती है और अचानक कहीं भी सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। इस मिसाइल का नाम बुरेवस्तनिक नाम के समुद्री पक्षी पर रखा गया है। इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल कर लॉन्च किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को से उत्तर में 475 किलोमीटर की दूरी पर इसकी लॉन्च साइट होने की संभावना है। यहाँ 9 नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। अमेरिका और नेटो देश लंबे समय से यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल पुतिन की सेना को बेहद शक्तिशाली बनाएगी। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। और अब आज का जनहित मंत्र। तारीफ करने वाले आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।